गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? बच्चों, आज हम हिमाचल की लोक संस्कृति और योग का पहला अध्याय पढ़ेंगे। अध्याय 1, हिमाचल प्रदेश सामाजिक संरचना एक परिचय। बच्चों, दिसंबर में हमारी पाठशाला में छुट्टियां होने जा रही हैं। इस वर्ष हमने सोचा है कि छठी कक्षा के बच्चों को अपने प्रदेश के किसी स्थान पर भ्रमण पर ले जाएंगे। आप ही बताइए कि आप कहाँ जाना चाहते हैं? शिमला, कुछ बच्चों की आवाज़ आती है। बहुत से बच्चे एक स्वर में बोले, कुल्लू मनाली। ठीक है बच्चों, इस वर्ष हम कुल्लू मनाली घूमने जाएंगे। आखिर छुट्टियां हुई और कक्षा 6 के सभी बच्चे व अध्यापक अध्यापिकाएं कुल्लू मनाली की ओर निकल पड़े। सभी गाते बजाते कुल्लू से होते हुए मनाली की ओर बढ़ रहे थे कि सभी बच्चे चिल्ला पड़े, देखो सड़क के दोनों ओर बर्फ पड़ी है। शिखा चिल्लाई, मेरी मम्मी कहती है कि यहाँ पर हर वर्ष बर्फ पड़ती है। तो मैडम जी, इस स्थान का नाम हिमालय जैसा कुछ और क्यों नहीं? जहाँ बहुत बर्फ पड़ती है मनाली ही क्यों? मैडम, बच्चों, हिमाचल प्रदेश में अब भी प्राचीन सामाजिक तथा सांस्कृतिक मान्यताओं के दर्शन होते हैं। यहाँ पर कई जाति धर्मों के लोग रहते हैं, जिनका उल्लेख इतिहास तथा पुराण साहित्य में मिलता है। एक मान्यता के अनुसार सृष्टि के आदि पुरुष मनु का निवास स्थान यही था। उन्हीं के नाम पर इस स्थान का नाम मनाली पड़ा। तो बच्चों, मनाली का नाम किस आदि पुरुष के नाम पर पड़ा? मनु के नाम पर मनाली का नाम जो है मनाली पड़ा। मैडम जी, देखो कितनी सारी भेड़ बकरियां, शाहीन चिल्लाया। हाँ बच्चों, ये लोग सर्दियों में ठंड बढ़ने के साथ निचले स्थानों की ओर चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ चारे की बहुतायत रहती है और गर्मियों का मौसम आरंभ होते ही ये लोग पहाड़ों की ओर रुख कर लेते हैं, मैडम ने कहा। तो बच्चों, शीत ऋतु में पशुपालक पशुधन सहित निचले स्थानों की यात्रा क्यों करते हैं? क्योंकि वहाँ पर ऊपरी क्षेत्रों में सर्दियों में ठंड बढ़ जाती है और वहाँ पर चारे की कमी हो जाती है। इसलिए गद्दी लोग जो हैं सर्दियों में मैदानी इलाकों की ओर आ जाते हैं। तभी अचानक तान्या पूछती है, मैडम जी, ये लोग भेड़ बकरियों सहित यात्रा क्यों करते हैं? मैडम तान्या को मुस्कुराकर जवाब देती है कि ये लोग अपने पशुधन को लेकर चरागाहों की तलाश में इधर उधर घूमते रहते हैं। तभी विजय हैरानी भरे स्वर में चिल्लाया, ओ देखो दूर पहाड़ी पर कितने सुंदर घर हैं। ये लोग इतनी दूर कैसे बसे होंगे? मैडम, बच्चों, यह तो एक बहुत लंबी कहानी है, हमें सुनाओ ना। सभी बच्चे एक साथ चहके। तो सुनो बच्चों। बच्चे ध्यानपूर्वक सुनते हुए अपनी सीटों पर जमकर बैठ गए। विभिन्न मान्यताओं के अनुसार हिमाचल का प्रागैतिहासिक काल भारत के मैदानों और मध्य एशिया के लोगों के घुमंतू जीवन का इतिहास प्रस्तुत करता है। यहाँ माना जाता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता 3000 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक एक विशाल भूखंड में फैली थी। प्रागैतिहासिक काल में सिंधु घाटी के बाहर का क्षेत्र कोल लोगों का निवास स्थान था। जब सिंधु घाटी के लोग गंगा के मैदान में आगे बढ़े तो इन्होंने कोलों को आगे की ओर धकेल दिया। कोल बढ़ते हुए जंगलों और घाटियों की ओर चले गए ताकि शांतिपूर्वक रह सकें। इस प्रकार वे हिमाचल की घाटियों की ओर गए। वेदों में इन्हें दास, दस्यु अथवा निषाद और उत्तर वैदिक साहित्य में इन्हें किन्नर, नाग अथवा यक्ष कहा गया है।
तो बच्चों, वेदों में को लोगों को दास, दस्यु और निषाद कहा जाता है और उत्तर वैदिक साहित्य में किन्नर, नाग और यक्ष कहा जाता है। कुछ सोचने के बाद मैडम ने कहा, अधिकांश मान्यताओं के अनुसार आर्य प्रागैतिक हासिक काल में नई जमीनों और पशुओं के लिए चरागाहों की खोज में मध्य एशिया छोड़कर चले तो 3 शाखाओं में बंट गए। तो बच्चों, प्रागैतिक हासिक काल में जब वो लोग जो हैं नई जमीनों और पशुओं के लिए चारे की खोज में मध्य एशिया को छोड़कर चले तो 3 शाखाओं में बंट गए। इनमें से एक शाखा दक्षिण पूर्व की ओर पामीर के पहाड़ को पार करती हुई काशगीर पहुंची और वहां से कश्मीर में प्रवेश कर गई। यहाँ से धीरे धीरे मध्य हिमालय में आगे बढ़े और यहाँ के आदिवासियों को अपने अधीन करते हुए हिमालय की तराई में पहुँचे। यही शाखा खश के नाम से जानी जाती है। इन्हें लोग क्षत्रिय भी कहते हैं। तो बच्चों, खश शाखा को हम क्षत्रिय जाति के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने संपूर्ण मध्य हिमालय पर आधिपत्य जमा लिया और कोल भूमि को खश भूमि में बदल दिया। ये लोग संस्कृत से मिलती जुलती भाषा का प्रयोग करते थे, क्योंकि ये लोग संस्कृत भाषी लोगों की तरह खान पान की मर्यादाओं का पालन नहीं करते थे, इसलिए लोग इन्हें मलेच्छ या जंगली कहते थे। जब ये यहाँ के स्थायी निवासी हो गए तो इन्होंने अपने को परिवारों और गांवों में संगठित किया। प्रत्येक इकाई एक मावी या मवाना को चुन लेती थी, जिसका अर्थ था शक्तिशाली व्यक्ति। वे प्रजा से कर संग्रह करता था। शक्तिशाली मवाना कमजोर मवाना को अपने अधीन कर लेता था और उसके क्षेत्र को अपने क्षेत्र में मिला लेता था। परिणाम स्वरूप पूरा क्षेत्र छोटी छोटी इकाइयों में बंट गया, जिन्हें मवाना कहा जाता है। कालांतर में ये मवाने जनपद के रूप में विकसित हुए। आधुनिक भाषा में इसे गांव कहा जाता है। शायद इसी तरह गांव बसते गए। गांव के विकास के साथ कस्बे व कस्बों से शहर बसते गए। इतने में अचानक बस रुक गई और कंडक्टर बोला, लो मनाली पहुंच गए। सभी बच्चे बातें करते करते बस से उतर गए और रात्रि विश्राम के लिए होटल की ओर चल दिए। और भी जाने, महाभारत के अनुसार पांडव जब लाक्षागृह अग्निकांड से बचकर इधर उधर भटक रहे थे तो हिमालय के घने जंगलों में पहुंच गए, जहां हडिम्ब नाम के राक्षस का राज था। तो बच्चों, हिमालय के घने जंगलों में किस राक्षस का राज था? हडिम्ब राक्षस। हडिम्बा जो हडिम्ब की बहन थी। तो हडिम्ब राक्षस के बहन का क्या नाम था? हडिम्बा। को उसके भाइयों ने पांडवों को मारने के लिए भेजा। हडिम्बा की अधिक प्रतीक्षा न कर भाई हडिम्ब वहां पहुंच गया, जहां वीर भीम ने उसे धराशायी कर दिया। सभी भाइयों के परामर्श से माता कुंती ने भीम को हडिम्बा से विवाह की आज्ञा दे दी। मानव के सहचर्य से हडिम्बा के संस्कारों में मूल रूप से परिवर्तन हुआ। पांडवों ने उसे मनुष्यत्व व ममत्व प्रदान किया और लोगों ने देवत्व। हर मानव अच्छे संस्कारों व कर्मों से व्यक्तित्व विकास कर सकता है। तो बच्चों, मानव अच्छे संस्कारों और कर्मों से अपने व्यक्तित्व को निखार सकता है। 2 दिन मनाली घूमने के पश्चात सभी बच्चे खुशी खुशी अपने घर गए। घर पहुंचते ही शिखा दौड़ी दौड़ी अपने दादा दादी के पास पहुंची। दादी जी बोली, शिखा कहाँ कहाँ घूम के आए हो? शिखा खुशी से उछलती हुई, दादी जी हम मनाली घूमे और दादाजी मुझे तो वहीं जाकर पता चला कि लोग हिमाचल में कैसे पहुँचे होंगे। दादाजी, तुम तो बहुत सी जानकारी लेकर आई हो, पर क्या तुम्हें भी पता है कि वे लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, उनके क्या क्या व्यवसाय थे? शिखा कौतूहलवश, दादाजी बताओ ना। दादाजी,
बेटी, प्राचीन समय में जब लोग यहाँ आए तो उन्होंने समूहों में रहना शुरू किया। एक समूह में 10 से 20 लोग इकट्ठे रहा करते थे। एक क्षेत्र में हर तरह के 20 से 30 समूह अपना जीवन यापन करते थे। आधुनिक भाषा में उस समूह को परिवार व एक क्षेत्र को गांव या मवाना कहा जाता है। ये परिवार प्रत्येक कार्य स्वयं ही करते थे। इस तरह कार्य करते करते लोग कार्यकुशल हो गए। एक ही परिवार के कई व्यक्ति इन कार्यों में निपुण होते गए। अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए जरूरत का सामान घर में ही निर्मित होने लगा, जैसे कपड़े, जूते, बर्तन, औजार, हथियार, घर का साजो सामान इत्यादि। समय के साथ इन्होंने अपनी इस कार्य निपुणता को अपने जीवन यापन का साधन बना दिया। धीरे धीरे उनका कौशल उनके बच्चों तक पहुंचता गया और कई परिवार कार्य विशेष में निपुण होते गए। एक ही तरह का कार्य करने वाले व्यक्ति संगठित होकर रहने लगे और उन्होंने कार्यों को व्यवसाय का रूप दे दिया। खेतीबाड़ी के साथ साथ उनके घरेलू व्यवसाय में उनकी आर्थिक दशा में भी सुधार होता गया। अपनी व्यवस्था के बावजूद भी ये लोग कई त्योहारों व पर्वों का मिलजुल कर आयोजन करते हैं, जिससे उनके हस्त निर्मित सामान के आदान प्रदान की प्रवृत्ति को भी बढ़ावा मिला। संभवतः व्यापार की शुरुआत ऐसे ही हुई होगी। तो बच्चों, नीचे परियोजना कार्य है जिसमें त्यौहार का नाम और उस त्यौहार को कैसे मनाया जाता है और आपने इस त्यौहार को किन किन लोगों के साथ मिलकर मनाया है। तो आप बच्चों किन्हीं 3 त्योहारों का नाम लिखकर और उस त्यौहार को आपने कैसे मनाया है और किन लोगों के साथ आपने इस त्यौहार को मनाया है, इस परियोजना कार्य को करेंगे तथा इसमें आप अपने माता पिता की सहायता भी ले सकते हैं। शिखा बोली, हाँ दादाजी, जैसे पिताजी चाचा जी भी तो व्यापार ही करते हैं। हाँ बेटा, दादाजी बोले, हमारा परिवार पिछली कई पीढ़ियों से ऊन का व्यवसाय करता है। अब तो तुम्हारे पिताजी और दोनों चाचा जी ने आधुनिक खड़ियाँ भी लगा ली, जिससे वे सुंदर सुंदर डिजाइनों वाली शॉलें, पट्टू व चादरें बनाकर बेचते हैं। तुम्हारी दादी माँ, माताजी व चाची जी गृह कार्य के साथ साथ ऊन साफ करने का कार्य भी करती हैं और तुम्हारे पिताजी व चाचा जी दिन रात मेहनत करके अपने उत्पादों को बाजार में बेचते हैं। शिखा, दादाजी, ऋषि के पिताजी का सेब का बहुत बड़ा बगीचा है, वे तो सेब का व्यवसाय करते हैं। दादाजी, बेटी, रात बहुत हो चुकी है और तुम भी अपनी यात्रा से थक कर भी आई हो, अब सो जाओ, कल और भी बातें करेंगे। अच्छा दादाजी, कहती हुई शिखा दादी जी के साथ लिपट कर सो गई। तो बच्चों, आज हमारा पहला अध्याय कंप्लीट हो गया और आज का होमवर्क है अभ्यास प्रश्न 1 के क ख भाग आप करेंगे और अगले वीक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। बाय बच्चों।